नमस्कार। चलिए आज हम बहुव्रीहि समास के बारे में पढ़ते हैं। बहुव्रीहि समास, इसका डेफिनेशन देखते हैं हम। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। चलिए बहुव्रीहि समास को हम देखते हैं। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि दोनों शब्द मिलाकर, दोनों शब्द यानी दोनों पद मिलाकर एक नया अर्थ प्रकट करता है। तो इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए समास और समास विग्रह, ये है आपका समास और ये समास विग्रह। तो जैसे है यहाँ पे नीलांबर, तो नीलांबर का जब हम समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, नीला है अंबर जिसका। तो अब आप ये सोचेंगे कि यहाँ पे नीलांबर कर्मधारय समास भी हो सकता है, लेकिन यहाँ के डेफिनेशन में, बहुव्रीहि के डेफिनेशन में आपने पढ़ा क्या कि दोनों पद मिलाकर किसी तीसरे पद की ओर इशारा करेंगे, तीसरे पद की ओर वो इंगित करेंगे, ये बताएंगे कि तीसरा पद यहाँ पे प्रधान है। तो देखिए नीलांबर, नीला है अंबर जिसका, तो यहाँ पे जिसका मतलब यहाँ पे तीसरा पद क्या होगा, बलराम। मतलब ये कि जिसका अंबर नीला है, मतलब वस्त्र होता है अंबर, मतलब तो जिसका वस्त्र नीला है, तो वो कौन है ऐसा जिनका वस्त्र नीला है, तो ऐसे है बलराम, श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम। तो यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल है भवानी नंदन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। भवानी नंदन, तो इसका विग्रह होगा भवानी के नंदन हैं जो। तो भवानी मतलब माँ पार्वती, तो नंदन मतलब पुत्र। तो जो माँ पार्वती के पुत्र हैं, तो उनके पुत्र कौन है, गणेश। तीसरे पद की ओर इशारा किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे ये बहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट है वज्रपाणी, तो वज्रपाणी का जब हम विग्रह करेंगे तो वज्र है जिसके हाथ में, पाणी मतलब होता है हाथ, तो वज्र है जिसके हाथ में अर्थात इंद्र। नेक्स्ट एग्जाम्पल तिरंगा, तिरंगा इसे तो सभी इसे जानते हैं, सभी वाकिफ़ होंगे। तिरंगा, तीन है रंग जिसमें, तो क्या है, जिसमें तीन रंग होते हैं उसी को हम तिरंगा कहते हैं। तो तीसरा पद क्या है उसका, राष्ट्रध्वज। अपने भारत का राष्ट्र ध्वज तिरंगा है जिसमें तीन रंग होते हैं। तो ये दोनों पद मिलकर तीन, इसमें पहला पद हो गया, दूसरा पद रंगा, तो तीन रंग हो जिसमें अर्थात भारत का राष्ट्र ध्वज। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बहुव्रीहि समास। ओके, तो चलिए हम इसको और अच्छे से समझते हैं, जिससे कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है तो इसमें लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उस टाइप का एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिखेंगे जिससे बहुत अच्छे से आप कंफर्म हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे बहुव्रीहि समास के बारे में। तो देखिए नोट, सहबोधक शब्द, घात प्रतिघात सूचक शब्द भी बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा है, दो शब्द, सहबोधक शब्द और घात या प्रतिघात सूचक शब्द भी बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। तो अब ये होता क्या है सहबोधक और घात प्रतिघात, तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे अच्छे से। तो पहला हमने सहबोधक यहाँ पे दर्शाया हुआ है, कुछ एग्जाम्पल जैसे सचेत, सपरिवार, सपुत्र, संदेह, सशरीर आदि। जैसे सबल भी होगा, संदेह यहाँ हमने लिखा ही है, संदीप भी होगा। तो ये सभी क्या है, बहुव्रीहि समास के अंतर्गत ही आते हैं, जिसमें सहबोधक होता है। सह मतलब साथ, तो जैसे चेतना के साथ, परिवार के साथ, पुत्र के साथ, देह के साथ, शरीर के साथ, तो सहबोधक ये हुआ, इसलिए ये क्या होगा, बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट हमने लिखा है यहाँ पे घात प्रतिघात। तो यहाँ पे देखिए जैसे गाला गाली, धक्का धुक्की, कहा कही आदि। तो इस टाइप के शब्द जो होते हैं वो बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। मान लीजिए जैसे यहाँ पे अभी हमने ये लिखा होता धक्का धुक्की के जगह धक्का मुक्की, ये हमने लिखा होता, तो ये हमारा हो जाता द्वंद्व समास। द्वंद्व समास कौन सा द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास। और यहाँ पे हम कहा कही लिखा है, यहाँ पे यदि हम लिख देते कहा सुनी, तब ये क्या हो जाता समाहार द्वंद्व समास।
लेकिन यहाँ पर देखिए ये दूसरा है, ये दूसरा शब्द है, यहाँ भी दूसरा शब्द है, यहाँ पे भी दूसरा शब्द है। कहा सुनी मतलब कहना और सुनना, इसलिए ये समाहार द्वंद्व समास हो गया। लेकिन यहाँ पे कहा कही दोनों एक ही तरह के शब्द हैं, इसलिए यहाँ पे बहुव्रीहि समास होगा। तो जहाँ पर घात प्रतिघात सूचक शब्द आएंगे वो बहुव्रीहि समास के अंतर्गत होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसे मारा मारी है ना, तो इस टाइप के जो शब्द होते हैं वो बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। आगे हम देखते हैं कर्मधारय समास एवं बहुव्रीहि समास में अंतर। इन दोनों में क्या अंतर होता है, अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस वीडियो के द्वारा आप अच्छे से समझ पाएंगे कि दोनों में अंतर क्या होता है, और किसी भी एग्ज़ाम में आप दोनों में अंतर अच्छे से स्पष्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा है कर्मधारय समास के दोनों पदों में विशेषण, विशेष्य अथवा उपमेय, उपमान का संबंध होता है, जबकि बहुव्रीहि समास में दोनों पद विशेषण का काम करते हैं जो किसी तीसरे पद की विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए कर्मधारय में क्या होता है, विशेषण और विशेष्य अथवा उपमेय, उपमान का संबंध होता है, जबकि बहुव्रीहि समास में क्या होता है, यही विशेषण विशेष्य दोनों पद मिलकर क्या हो जाते हैं, विशेषण का कार्य करते हैं, तथा उपमेय उपमान भी क्या करते हैं, ये दोनों मिलकर किसी तीसरे अर्थ की ओर इशारा करते हैं। तो चलिए हम इसको एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या होता है। देखिए कर्मधारय समास का एग्जाम्पल हमने एक तरफ लिखा है, दूसरी ओर हमने लिखा है बहुव्रीहि समास। तो देखिए जैसे चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, यहाँ पे देखिए उपमेय उपमान का संबंध है, और बहुव्रीहि समास में हमने क्या लिखा है, चंद्रमुखी। क्यों, क्योंकि चंद्रमुखी यहाँ पे किसी तीसरे का बोध हो रहा है। तो चलिए पहले इसको हम पढ़ते हैं, फिर देखते हैं बहुव्रीहि समास को। तो देखिए दूसरा एग्जाम्पल है कर्मधारय समास में नील कमल। नीला है जो कमल, घन श्याम, घन के समान श्याम, घन मतलब क्या होता है, बादल, श्याम मतलब काला, तो बादल के समान काला। तो यहाँ पर देखिए ये भी क्या है, हमारा कर्मधारय समास। सुपुत्र, सुपुत्र कोई भी पुत्र सुपुत्र हो सकता है, सु मतलब अच्छा, तो कोई भी पुत्र अच्छा हो सकता है, ये विशेषण है। तो सुपुत्र अच्छा पुत्र, विद्याधन अर्थात विद्या रूपी धन, तो यहाँ पे भी कर्मधारय समास। सज्जन, जो व्यक्ति अच्छे होंगे उन्हीं को हम सज्जन कहेंगे, तो जो व्यक्ति अच्छे हैं उन्हें क्या कहेंगे, सज्जन, तो इसलिए यहाँ पे कर्मधारय समास हुआ। तो इस टाइप के जो एग्जाम्पल होते हैं वो हमारे किस में आते हैं, कर्मधारय समास में। नेक्स्ट है हमारा कर्म बहुव्रीहि समास में चंद्रमुखी। आपने पहले ही देखा चंद्रमुखी तीसरे अर्थ की ओर, तीसरे शब्द की ओर इशारा किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे बहुव्रीहि समास होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कमल नयन। तो कमल नयन, अब आप ये सोचेंगे कि कमल नयन इसमें कर्मधारय समास होगा, लेकिन कमल नयन, कमल के समान नयन, तो इसके लिए कौन जाना जाता है, श्री विष्णु, है ना, तो श्री विष्णु। तो कमल नयन जिनका नयन कमल के समान सुंदर हो अर्थात विष्णु। गदा हस्त, मतलब गदा हस्त, हस्त मतलब होता है हाथ, गदा मतलब आप सभी जानते हैं गदा जो हनुमान जी लिए रहते हैं अपने हाथ में, लेकिन नहीं, आप ये मत सोचिएगा कि तीसरे अर्थ में क्या कहे जाएंगे, हनुमान। गदा हस्त मतलब भीम। नेक्स्ट है मृग नयनी। मृग नयनी जैसे यहाँ पे था चंद्रमुखी, वैसे यहाँ पे मृग नयनी, मृग के समान नयन अर्थात सीता। कुछ पंक्तियाँ भी मृग नयनी शब्द को हम स्पष्ट करने के लिए बोलेंगे। जैसे जब माँ सीता का हरण हो गया था, माँ जानकी का, तो श्री राम जब उन्हें ढूंढते ढूंढते वन में इधर उधर भटक रहे थे, तो वो क्या बोल रहे थे कि हे खग हे मधुकर मृग सैनी।
तुम देखी सीता मृगनयनी। तो सीता को मृगनयनी कहा जाता है। उनकी आंखें, उनकी नयन, उनका जो नयन है वो किसके समान है? मृग के समान सुंदर है, इसलिए मृगनयनी में बहुव्रीहि समास होगा। और हाँ, चंद्रमुखी में भी तीसरा अर्थ क्या निकल रहा है? सीता। नेक्स्ट है गजानन। गजानन, गज आनन। तो मतलब गज मतलब हाथी, आनन मतलब मुख। गज के समान मुख हो जिसका, अर्थात कौन? गणेश। सिद्धि प्राप्त। सिद्धि प्राप्त यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिद्धि प्राप्त, जिनको सिद्धियाँ प्राप्त हो, अर्थात योगी। तो ये मत सोचिएगा कि हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ, यहाँ पे सिद्धि प्राप्त मतलब जो बड़े बड़े ऋषि मुनि आदि होते हैं, आचार्य लोग होते हैं, उनको सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं ना, तो उनको कहा जा रहा है। तो सिद्धि प्राप्त मतलब कोई योगी। अब चलिए हम बहुत ही शॉर्ट में समझते हैं समास का स्पष्टीकरण, पूरे समास का स्पष्टीकरण। और समास के शुरुआत वाले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि हम आगे वाले वीडियो में ये भी आपको बताएंगे कि समास किस तरह से 4 प्रकार के होते हैं और वो 4 मुख्य कौन कौन से प्रकार हैं। तो चलिए हम बहुत छोटे में समझते हैं कि समास क्या होता है। तो जैसा कि आप लोग डेफिनेशन जानते हैं समास का, इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया है। यदि आपको नहीं समझ में या फिर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, समास के डेफिनेशन को। तो हम उसके प्रकार को यहाँ पे बताते हैं आपको। तो देखिए, जैसे कि कौन सा पद प्रधान होता है, कौन सा पद गौड़ होता है, तो इस वीडियो के ज़रिए, इस वीडियो के द्वारा हम इसी को आज जानेंगे। तो देखिए यहाँ पे है पहला अव्ययी भाव समास। तो इसमें क्या होता है? पूर्व पद प्रधान और उत्तर पद गौड़ होता है। तो गौड़ का मतलब हम आपको बताना चाहेंगे, सामान्य होता है, सामान्य, साधारण, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं साधारण, और सहायक भी होता है, सहायक। गौड़ मीन्स क्या होता है? सामान्य, साधारण या सहायक। तो इसमें अव्ययी भाव समास में क्या होता है? पूर्व पद प्रधान होता है, उत्तर पद गौड़ होता है। दूसरे है तत्पुरुष समास। तो इसमें उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौड़ होता है। अब देखिए अव्ययी भाव समास में, तत्पुरुष समास में क्या है? इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, तो इसमें तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। और द्वंद्व समास, इसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं, पूर्व पद भी और उत्तर पद, दोनों पद प्रधान होते हैं। और जो नेक्स्ट है हमारा बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास, इसमें क्या होता है? दोनों पद प्रधान नहीं होते। अब देखिए द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, बहुव्रीहि समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते। तो बल्कि होता क्या है? दोनों पद मिलकर किसी तीसरे अर्थ को बताते हैं, किसी तीसरे अर्थ की विशेषता प्रकट करते हैं। अब देखिए पांचवा है हमारा कर्मधारय समास। तो इसमें क्या होता है? विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान का संबंध होता है। किसमें? कर्मधारय समास में। इसमें मतलब किसी भी पद का कोई ना ही प्रधानता होती है और ना ही कोई इसमें से ऐसा होता है कि दोनों पद प्रधान भी नहीं होते। तो कर्मधारय में क्या होता है? विशेषण विशेष्य तथा उपमेय उपमान का संबंध होता है, तो वहाँ पे कर्मधारय समास होता है। नेक्स्ट है हमारा छठा द्विगु समास। तो द्विगु, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था, यहीं से आप इसे समझ सकते हैं। द्वि मतलब 2 होता है, कोई संख्या है। तो इसमें क्या होता है? प्रथम पद संख्यावाची तथा उत्तर पद समूह बोधक होता है। तो जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची होगा, किसी संख्या का बोध होगा, तो वहाँ पे हम क्या कहेंगे? द्विगु समास है। तो अब चलिए हम इसको ये जानते हैं। पहले द्विगु समास को ही हम क्लियर कर देना चाहेंगे एक तरह से। और ये ज़रूरी नहीं है कि उत्तर पद हमारा समूह बोधक ही हो, ज़रूरी नहीं होता है कि उत्तर पद समूह बोधक हो, बस प्रथम पद हमारा संख्यावाची होना चाहिए। अब उत्तर पद समूह बोधक क्यों ना हो, इसके लिए भी हम एक एग्जाम्पल आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए जैसे हमने एक लिखा, एक दंत, है ना। तो एक दंत
इसमें अब बताइए कि जो दूसरा हमारा पद है उत्तर पद, क्या ये समूह बोधक है? नहीं है ना, जबकि यहाँ पे ये दिखा दिया है कि जिसके पास एक ही दांत हो, तो वो कौन है? गणेश है। तो जब तक हम एक दंत कहेंगे ये क्या है? द्विगु समास है, लेकिन तीसरे पद की ओर इशारा किया जा रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारा? बहुव्रीहि समास। तो चलिए अब हम ये देखते हैं कि किस तरह से समास के 4 प्रकार होते हैं। मुख्य प्रकार होते हैं अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और चौथा बहुव्रीहि समास। बाकी ये जो कर्मधारय समास और द्विगु समास होता है ये तत्पुरुष समास के ही अंतर्गत आते हैं। अब चलिए हम आपके सामने अब लाए हैं कुछ विकल्पीय प्रश्न, जिसमें से आपको सही विकल्प बताने होंगे और जानने भी होंगे। जैसे कि इस टाइप के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा इस वीडियो से और इस प्रश्न से। तो देखिए सही विकल्प को बताइए। आप इसे नोट भी कर सकते हैं अपनी कॉपी में। पहला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक का नाम लिखिए। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक का नाम लिखिए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि प्रथम संपादक का नाम पूछा है। तो पहला ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, दूसरा ऑप्शन है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, तीसरा ऑप्शन है बाबू श्याम सुंदर दास, चौथा ऑप्शन है रामनाथ सुमन। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 होगा। ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर है। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन है? बाबू श्याम सुंदर दास। जब सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य शुरू हुआ तो उसके प्रथम संपादक कब शुरू हुआ था? 1900 में, सन 1900 में। तब उसके संपादक कौन थे? बाबू श्याम सुंदर दास थे। लेकिन 1903 ईस्वी से लेकर 1920 ईस्वी तक उसका संपादन कार्य कौन किया था? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ये सरस्वती पत्रिका के प्रमुख संपादक हैं, लेकिन जो प्रथम संपादक हैं वो कौन है? बाबू श्याम सुंदर दास। तो इस तरह से हमारा तीसरा ऑप्शन राइट है। हमारा प्रश्न है, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। तो इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है कि कौन सा ऑप्शन हम राइट करें। सबसे पहले हम ऑप्शन पढ़ते हैं, फिर हम बताते हैं कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ये तो आप ही पता कर सकते हैं, आपको ही पता चल सकता है यदि आप अलंकार वाला वीडियो देखे होंगे तब। अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ अभी अलंकार का वीडियो आप ज़रूर देखें। तो इसमें क्या है देखिए, हमने यहाँ पे पंक्ति लिखा है और प्रश्न क्या पूछा है? उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपर्युक्त मतलब जो ऊपर लिखा गया है, उस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पहला ऑप्शन है हमारा अनुप्रास, ये अलंकार से संबंधित है। दूसरा ऑप्शन है उपमा अलंकार, तीसरा ऑप्शन है उत्प्रेक्षा और चौथा एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा रूपक अलंकार। तो यहाँ पर देखिए बहुत इजी है इसको पहचानना। यहाँ पे फूल सी लिखा हुआ है और हमने अलंकार वाले वीडियो में ये बताया है जहाँ पे सा, सी, सदृश, तुल्य, सम, ये ऐसा कोई शब्द आए तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। इसलिए हमारा कौन सा अलंकार होगा यहाँ पे? उपमा अलंकार, मतलब ऑप्शन सेकेंड। दूसरा हमारा प्रश्न है, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। तो इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है कि कौन सा ऑप्शन हम राइट करें। सबसे पहले हम ऑप्शन पढ़ते हैं, फिर हम बताते हैं कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ये तो आप ही पता कर सकते हैं, आपको ही पता चल सकता है यदि आप अलंकार वाला वीडियो देखे होंगे तब। अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ अभी अलंकार का वीडियो आप ज़रूर देखें। तो इसमें क्या है देखिए, हमने यहाँ पे पंक्ति लिखा है और प्रश्न क्या पूछा है? उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपर्युक्त मतलब जो ऊपर लिखा गया है, उस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पहला ऑप्शन है हमारा अनुप्रास, ये अलंकार से संबंधित है। दूसरा ऑप्शन है उपमा अलंकार, तीसरा ऑप्शन है उत्प्रेक्षा और चौथा एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा रूपक अलंकार। तो यहाँ पर देखिए बहुत इजी है इसको पहचानना। यहाँ पे फूल सी लिखा हुआ है और हमने अलंकार वाले वीडियो में ये बताया है जहाँ पे सा, सी, सदृश, तुल्य, सम,
ये ऐसा कोई शब्द आए तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है। इसलिए हमारा कौन सा अलंकार होगा यहाँ पे, उपमा अलंकार, मतलब ऑप्शन सेकेंड। तीसरा हमारा प्रश्न है, वारिज और वारिद का सही शब्द युग्म है। शब्द युग्म मतलब शब्दों का जोड़ा। तो दो शब्द यहाँ पे दिया गया है, वारिज और वारिद का सही अर्थ आपको बताना है, सही शब्द युग्म बताना है। तो पहला ऑप्शन है हमारा जल बादल, दूसरा ऑप्शन है कमल जल, तीसरा ऑप्शन है कमल बादल और चौथा है कमल समुद्र। तो इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप। तो क्या होगा इसमें, जल बादल। तो देखिए यहाँ पे क्या वारिज मतलब जल होता है और वारिद मतलब बादल होता है। तो वारिद मतलब जो हमारा बादल है ये होता है, लेकिन वारिज मतलब जल नहीं होता। दूसरा ऑप्शन है कमल और जल। इसमें देखिए वारिज और वारिद दोनों में से कोई ऑप्शन इसमें सही है, सही है कमल। वारिज मतलब हमारा कमल होता है, लेकिन वारिद मतलब जल नहीं होता। इसी तरह से हम तीसरा देखते हैं, वारिज और वारिद। तो वारिज मतलब कमल हाँ होता है, वारिद का मतलब बादल, ये भी राइट है। मतलब क्या ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड राइट है, यस। चलिए चौथा भी हम समझ लेते हैं, स्पष्ट कर लेते हैं। कमल और समुद्र। वारिज मीन्स कमल तो होता है, लेकिन वारिद मीन्स समुद्र नहीं होता। यदि वारिद के जगह वारिधि दिया होता तब समुद्र होता, तब हमारा ये ऑप्शन राइट होता। लेकिन वारिज और वारिद का सही शब्द युग्म जो है हमारा क्या होगा, कमल और बादल होगा। चौथा प्रश्न है हमारा, नवरत्न में कौन सा समास है। तो देखिए नवरत्न में कौन सा समास है। पहला ऑप्शन है बहुव्रीहि समास, दूसरा है कर्मधारय समास, तीसरा ऑप्शन है द्विगु समास और चौथा ऑप्शन है अव्ययीभाव समास। तो नवरत्न में कौन सा समास है, जैसा कि आप देख रहे हैं पहला जो पद है हमारा क्या है, वो संख्यावाची है। तो इसमें क्या हो सकता है हमारा, द्विगु समास। तो द्विगु समास थर्ड ऑप्शन राइट है। तो द्विगु समास कभी कभी बहुव्रीहि समास भी हो सकता है, जैसे कि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि एक दंत, एक एग्जाम्पल हमने आपको बताया था एक दंत। तो एक दंत जो होता है, या फिर चतुर्भुज ले लें, पंचानन ले लें, तो या फिर पंचसर ले लें, तो ये सभी द्विगु समास के अंतर्गत आते हैं। लेकिन तीसरे पद की ओर इंगित करते हैं, इशारा करते हैं, इसलिए ये बहुव्रीहि समास हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो नवरत्न है, तो जो रत्न है वो उसकी संख्या बताया जा रहा है, वो कितनी है, 9 है। तीसरा अर्थ इसका कोई नहीं होता है, तीसरा पद कोई नहीं होगा, तो इसलिए हमारा यहाँ पे द्विगु समास होगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा राइट है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से सूरदास के गुरु का नाम है। पहला ऑप्शन विठलनाथ, दूसरा ऑप्शन वल्लभाचार्य, तीसरा ऑप्शन कृपाचार्य, चौथा ऑप्शन रामानंद। तो इसमें क्या होगा, फिफ्थ क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 2 ये हमारा राइट है। सूरदास के गुरु कौन थे, वल्लभाचार्य। क्वेश्चन नंबर 6, सरस्वती। सरस्वती शब्द में कितने वर्ण हैं। ध्यान से इसको देखिएगा। 4 ऑप्शन पहला है 4, दूसरा ऑप्शन है 8, तीसरा ऑप्शन है 9, चौथा ऑप्शन है 5। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा थर्ड। 9 वर्ण हैं सरस्वती में। इसके आगे वीडियो में आप इसमें ज़रूर देखिएगा। पहले इसको हम स्पष्ट करें। ये जो हमने सरस्वती लिखा है, सरस्वती, अक्सर लोग सोचते हैं वर्ण और अक्षर एक ही होता है, वर्ण और अक्षर, लेकिन वर्ण और अक्षर अलग होते हैं। यदि हम इसमें ये जानें कि सरस्वती में वर्ण कितने हैं तो 9 होंगे, लेकिन अक्षर कितने हैं तो अक्षर सिर्फ 4 होंगे। कैसे होंगे तो इसे जानने के लिए प्लीज़ आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।